नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। म्यांमार के राष्ट्रपति आज से भारत यात्रा पर। बोधगया में महाबोधि मंदिर में करेंगे दर्शन। शाम को दिल्ली में विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। भारत पाकिस्तान सीमा पार से हथियारों की तस्करी के मामले में एनआईए का 4 राज्यों में एक साथ तलाशी अभियान। कई डिजिटल डिवाइस जब्त। आगे की जांच जारी। भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष मंगोलिया के उलान बाटर के लिए रवाना। बौद्ध परंपरा के संदेश के साथ मंगोलिया में आयोजित होगी प्रदर्शनी। ईरान को लेकर ट्रंप की सिचुएशन रूम बैठक बिना किसी घोषणा के हुई समाप्त। ईरान शांति समझौते पर सस्पेंस बरकरार। और सिंगापुर ओपन में भारत की डबल चुनौती। मेंस डबल्स में सात्विक चिराग और मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव तरीशा आज सेमीफाइनल में उतरेंगे। तो आपको बता दें कि म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति के साथ कई कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। आज सुबह वे और महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर जाएंगे। आज शाम को वो दिल्ली पहुंचेंगे और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में उनकी बैठक होगी और इस दौरान दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा म्यांमार के राष्ट्रपति एक व्यापार फोरम में भी भाग लेंगे। अगले दिन 2 जून को वो मुंबई जाएंगे, जहां वो व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यक्रमों और साइट विजिट में शामिल होंगे। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के हिसाब से अहम है। म्यांमार के राष्ट्रपति के इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से हथियारों और आईईडी तस्करी के मामले में 12 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान उत्तर प्रदेश में 4, राजस्थान और बिहार में 2-2 जगह और महाराष्ट्र में 3 जगहों पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी ताकि इस मामले में रची गई पूरी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। इस मामले की शुरुआत इस साल फरवरी में अमृतसर में हुई थी, जब स्पेशल ऑपरेशन सेल ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके पास से आईईडी, विदेशी निर्मित पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए थे। जांच में पता चला कि इस तस्करी का मकसद पंजाब, दिल्ली और अन्य हिस्सों में आईईडी हमले करना था। एनआईए अब सीमा पार और देश के अन्य हिस्सों में शामिल अन्य संदिग्धों की पहचान कर रही है। और आपको बता दें कि भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों अरहंत सारिपुत्र और अरहंत महामोगलान के पवित्र अवशेष शुक्रवार को अपनी यात्रा के अगले चरण के तहत गुवाहाटी से मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर के लिए रवाना हो गए हैं। प्रस्थान से पहले असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के बोरझार वायुसेना स्टेशन में अवशेषों के दर्शन किए। दरअसल अरहंत सारिपुत्र और अरहंत महामोगलान भगवान बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्यों में माने जाते हैं। उनके पवित्र अवशेष बौद्ध समुदाय के लिए विशेष आस्था का केंद्र है और इन्हें विभिन्न देशों में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ ले जाया जा रहा है। ये यात्रा अवशेषों के अंतर्राष्ट्रीय दर्शन और प्रदर्शनी कार्यक्रम का हिस्सा है। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आरजेडी नेता राबड़ी देवी को एक बार फिर से आवंटित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रह रही हैं, जबकि विभाग की ओर से उन्हें नया बंगला आवंटित कर दिया गया है। इससे पहले भी दिया गया राबड़ी देवी को आवास को खाली करने का नोटिस जारी किया जा चुका है।
और इस नोटिस पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का कहना है कि सरकार ने नियम बनाए हैं और सभी को उनका पालन करना चाहिए। खासतौर पर जनप्रतिनिधियों को तो पालन करना ही चाहिए। सरकार ने नियम बनाए और सबको नियम का पालन करना चाहिए और खास जनप्रतिनिधि को निश्चित तौर पर सरकार की नीति के तहत हर मानवीय को चलना चाहिए ताकि जो उसके जो उसके कैटेगरी में आते हैं मतलब उनको रहना चाहिए जाकर के। तो पहले जब थे तो सरकार में से तो रह ही रहे थे, उसके बाद भी रह रही थी। तो सरकार का नियम के आलोक में हो रहा है तो सरकार को सहयोग करना चाहिए। और पश्चिम बंगाल सरकार ने एक और सख्त कदम उठाया है। जी हां, वर्धमान मेडिकल कॉलेज के पूर्व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर विरूपाक्ष विश्वास की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। डॉक्टर के खिलाफ विभागीय जांच, एसीबी जांच और दर्ज एफआईआर में लगे आरोप सही पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। आर्जिकन घटना के बाद से ही स्वास्थ्य क्षेत्र में धमकी देने की परंपरा को लेकर भारी हंगामा मचा हुआ था और विरूपाक्ष विश्वास को इस धमकी परंपरा के पीछे के मुख्य सूत्रधारों में से एक माना जाता था। अब डॉक्टर विश्वास की इंडेमनिटी बॉन्ड के तहत सीनियर रेजिडेंसी समाप्त करने के साथ साथ 20 लाख रुपए वापस जमा करने का आदेश भी दिया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को रिपोर्ट भी भेजी गई है और भविष्य में सरकारी नौकरी पर रोक लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर विश्वास 5 सितंबर 2024 से ही निलंबित चल रहे थे। और डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी डीएलआई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई डीएलआई यानी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के बेहतर परिणाम नजर आने लगे हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर तस्वीरों के साथ जानकारी साझा करते हुए बताया है कि नेत्रा सेमी ने उन्नत 12 NM नोट पर भारत का पहला एज AI सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 डिजाइन किया है। ये माइक्रोचिप निगरानी, ऑटोमोटिव रोबोटिक्स, ड्रोन आदि के लिए स्मार्ट विजन उपकरणों को और भी ज्यादा एडवांस्ड बनाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने शुक्रवार को अपनी साल 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में जारी तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद साल 2026-27 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रफ्तार मजबूत बनी रहेगी। यानी इस दौरान देश की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। देश में स्थिर पॉलिसी माहौल की वजह से भारतीय इकोनॉमी विपरीत वैश्विक परिस्थितियों का डटकर सामना करने में सक्षम है। जब पूरी दुनिया अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनावों और मंदी की आशंकाओं से जूझ रही है, तब भारत अपनी मजबूत आर्थिक नीतियों के चलते दुनिया के लिए विकास का नया केंद्र बनकर उभरा है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा वार्षिक रिपोर्ट ने देश की आर्थिक सेहत की तस्वीर को और चमकदार बना दिया है। ऊंची ऊर्जा कीमतों, वैश्विक बाजारों की अस्थिरता और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बावजूद भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है। आरबीआई के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत 7.6% की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा। मजबूत घरेलू मांग, निरंतर निवेश, सरकार के पूंजीगत व्यय पर जोर और बैंकिंग कॉरपोरेट क्षेत्र की स्वस्थ वित्तीय स्थिति ने इस उपलब्धि को संभव बनाया। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का लोहा वैश्विक संस्थाओं ने भी माना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की नई रिपोर्ट में प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक आर्थिक विकास में मंदी की आशंका जताई है। लगभग 10 में से 9 अर्थशास्त्री मानते हैं कि 2026 में वैश्विक वृद्धि धीमी रहेगी, लेकिन इसी रिपोर्ट में भारत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। WEF की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की वृद्धि दर्ज कर सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत सरकार द्वारा व्यापार नीतियों को अधिक लचीला बनाने, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कदमों की सराहना की। साथ ही ये भी कहा कि भारत का बाजार उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं को मजबूत बनाता है। IMF, वर्ल्ड बैंक और मूडीज ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का लोहा माना है।
IMF ने भी अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट में भारत के मजबूत घरेलू बुनियादी ढांचे और मांग को देखते हुए 2026-27 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान को 6.5% कर दिया है। विश्व बैंक ने भी भारत के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6.6% के आसपास विकास दर का अनुमान लगाया है। वहीं रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6% लगाया है। वैश्विक पटल पर भारत की इस आर्थिक मजबूती के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की दूरदर्शी और सुधारवादी नीतियों का मजबूत हाथ है। पूंजीगत व्यय पर फोकस, मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स को प्रोत्साहन, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, डिजिटल क्रांति, कृषि सुधार और मुद्रास्फीति नियंत्रण की प्रभावी नीतियों ने न केवल आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया और गरीबी उन्मूलन में तेजी लाई गई। ऐसे में जहां दुनिया मंदी की चर्चा कर रही है, वहां भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि मोदी सरकार की सुधारवादी, राष्ट्रवादी और समावेशी आर्थिक नीतियों का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात देश के बीमा सेक्टर की। बीमा सेक्टर में भरोसे की नई उड़ान देखने को मिल रही है। जी हां, LIC से लेकर प्राइवेट कंपनियों तक सबका कारोबार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अप्रैल महीने में जीवन बीमा कंपनियों का नया प्रीमियम कलेक्शन करीब 39% बढ़ गया है। आखिर क्यों बढ़ रहा है लोगों का इंश्योरेंस पर भरोसा, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। देश में जीवन बीमा सेक्टर ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत शानदार तरीके से की है। आंकड़े बताते हैं कि लोगों का भरोसा अब तेजी से बीमा कंपनियों की ओर बढ़ रहा है। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। बीमा रेगुलेटर IRDAI के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में कंपनियों ने करीब 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नया प्रीमियम जुटाया। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब 23,000 करोड़ रुपए था। अप्रैल महीने में जीवन बीमा कंपनियों का नया प्रीमियम कलेक्शन करीब 39% बढ़ गया। LIC का नया बिजनेस प्रीमियम करीब 45% तक बढ़ा। कंपनी को ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों से बड़ा फायदा मिला है। वहीं निजी कंपनियों ने भी तेजी दिखाई। SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पॉलिसी बिक्री के जरिए नए ग्राहक जोड़े। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड के बाद लोगों में जीवन बीमा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। अब लोग सिर्फ बचत नहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक सुरक्षा को भी जरूरी मान रहे हैं। यही वजह है कि टर्म प्लान, हेल्थ कवर और रिटायरमेंट प्लान की मांग तेजी से बढ़ रही है। बीमा कंपनियों के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि युवा वर्ग तेजी से इंश्योरेंस से जुड़ रहा है। ऑनलाइन पॉलिसी खरीदना आसान हुआ है। मोबाइल ऐप और डिजिटल पेमेंट ने बीमा सेक्टर को नई रफ्तार दी है। सरकार भी इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 मिशन पर काम कर रही है। लक्ष्य है कि देश के हर नागरिक तक बीमा सुरक्षा पहुंचे। इसी वजह से बीमा कंपनियां अब गांवों और छोटे शहरों पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। अप्रैल के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि आने वाले समय में बीमा सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में और बड़ी भूमिका निभा सकता है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए DD न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। बस 2,000? इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं मौसम की। जी हां, उत्तर पश्चिम भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में कल अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। तेज हवाओं के साथ साथ हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत दी है। राजस्थान के जयपुर शहर में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि भी दर्ज की गई, तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश
अधिकांश भागों में जारी भीषण लू अब थम गई है और आज से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी इससे राहत मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि मौसम के इस बदले मिजाज ने कुछ जगहों पर तबाही भी मचाई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारी बारिश और भीषण तूफान के कारण पेड़ और दीवार गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मौसम ने चेतावनी जारी की है कि 29 से 31 मई के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से गंभीर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही साथ आने वाले 1 से 4 जून तक उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भी छिटपुट भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। तो उत्तर पश्चिम भारत में बदला है मौसम का मिजाज। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया अब 1 जून से शुरू होगी। इच्छुक छात्र पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पहले यह प्रक्रिया 29 मई से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए इसे स्थगित कर 1 जून से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। छात्र किसी भी प्रश्न या फिर जानकारी के लिए सीबीएसई टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800-118004 या फिर ईमेल कर सकते हैं result2026@cbseshiksha.in पर संपर्क कर सकते हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 की रिपोर्ट में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और पोषण के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हो गया है, जबकि गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच यानी एएनसी कवरेज जो है वो 95.9% तक पहुंच गई है। बच्चों के टीकाकरण में भी सुधार दर्ज किया गया है। 12 से 23 महीने आयु वर्ग के 96% से अधिक बच्चों को कम से कम 1 टीका लगाया गया है और पूर्ण जो टीकाकरण कवरेज है वो बढ़कर 87.1% हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार 95.6% बच्चों को टीके सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लगाए गए, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। तो वहीं बच्चों में स्टंटिंग में 17% और गंभीर कुपोषण में 32% की कमी दर्ज की गई है। NFHS 6 के निष्कर्ष बताते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं और मजबूत टीकाकरण अभियानों के चलते देश में स्वास्थ्य परिणामों में लगातार सुधार हो रहा है। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को लेकर बड़ी पहल हुई है। न्यूजीलैंड उच्चायोग की कृषि परामर्शदाता मिलानी फिलिप्स और रक्षा सलाहकार कमोडोर एंड्रयू डाउलिंग ने मत्स्य पालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के संयुक्त सचिव सागर मेहरा की और समुद्री मत्स्य पालन की संयुक्त सचिव डॉक्टर सुरभि राय भी इसमें शामिल रहीं। दोनों देशों के बीच अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर रोक लगाने और मत्स्य व्यापार बढ़ाने, जैव सुरक्षा और पशु क्वारंटीन उपायों को मजबूत करने और ज्ञान साझा करने, गहरे समंदर में मछली पकड़ने की क्षमता को बढ़ाने और उच्च उत्पादकता वाले बीज उत्पादन पर संयुक्त शोध जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन की संभावनाओं को तलाशने पर सहमति जताई। और पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ी तनातनी अब कम होती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों के बीच तैयार किए गए प्रारंभिक समझौता मसौदे पर सहमति बनने के संकेत मिले हैं और अब अंतिम फैसला जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी पर टिका हुआ है। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक कर मसौदे पर अंतिम निर्णय लेने की बात कही। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि होर्मुज पर बिना किसी बाधा और टोल के जहाजों की आवाजाही के लिए तुरंत खोला जाना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ने कई समुद्री
बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय किया है और अब अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जा रही है। साथ साथ ईरान को अल्टीमेटम दिया कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। फिलहाल ईरान ने परमाणु मुद्दे पर किसी तरह के समझौते से इनकार किया है। और भारत ने अफ्रीका के कुछ एक हिस्सों में इबोला के प्रकोप के बीच अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सीडीसी अफ्रीका को चिकित्सा सामग्री भेजी गई है। युगांडा में भारत के उच्चायुक्त ने इसे वहां के सीडीसी कार्यालय को सौंपा। उन्होंने कहा कि भारत इन देशों और सीडीसी के साथ हर संभव तरीके से भी आगे सहायता करने के लिए तत्पर है। और बात करें खेलों की तो भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट का दिन बेहद अहम रहने वाला है। पुरुष युगल में भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया के मजबूत खिलाड़ियों सियू सेउंग जाए और किम वॉन हो का सामना करेगी। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 4 में जगह बनाई है और अब उनकी नजर फाइनल का टिकट हासिल करने पर होगी। तो वहीं मिक्स्ड डबल्स वर्ग में भी भारत की उम्मीदें लगातार कायम हैं। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की साइका होबारा और युइची शिमुगामी से भिड़ेगी। भारतीय जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया है और पहली बार किसी बड़े सुपर 750 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने का लक्ष्य लेकर कोर्ट पर उतरेगी। दोनों मुकाबलों पर भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों की नजरें टिकी होगी क्योंकि आज भारत के पास सिंगापुर ओपन में 2 फाइनल टिकट हासिल करने का एक बेहद शानदार मौका है। और ISSF विश्व कप 2026 में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन शुक्रवार को भी देखने को मिलेगा। भारतीय निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह और ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक जीतने में सफलता हासिल की। सुरुचि ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया जबकि ईशा सिंह ने रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और आज से ठीक 200 साल पहले 30 मई 1826 को हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड की शुरुआत हुई थी। आखिर कैसी रही है पिछले 2 सदी में हिंदी पत्रकारिता की यात्रा, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आप देखिए ये खास रिपोर्ट और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। 30 मई 1826 ये वो तारीख है जिस दिन देश में पत्रकारिता के इतिहास में एक नए सूर्य का उदय हुआ। इस दिन हिंदी भाषा के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशन के साथ हिंदी पत्रकारिता की यात्रा शुरू हुई थी। उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य। अपने नाम की तरह उदंत मार्तंड हिंदी की समाचार दुनिया के सूर्य के समान ही था। आज इस ऐतिहासिक दिन को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस समाचार पत्र की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से की थी। जुगल किशोर शुक्ल वकील थे और कानपुर के रहने वाले थे। हालांकि उन्होंने कलकत्ता को अपनी कर्मस्थली बनाया। जुगल किशोर शुक्ल खुद उदंत मार्तंड के प्रकाशक और संपादक थे। ये एक साप्ताहिक अखबार था जो हर हफ्ते मंगलवार को पाठकों तक पहुंचता था। उदंत मार्तंड के पहले अंक की 500 प्रतियां छपी थीं। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था जिसने हिंदी भाषा में समाचारों को एक व्यापक मंच प्रदान किया। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इसे भारत में हिंदी पत्रकारिता का जनक माना जाता है। इसलिए 30 मई के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उस जमाने में उदंत मार्तंड को एक क्रांतिकारी अखबार के रूप में जाना जाता था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लिखता था। इस अखबार को डाक से अन्य राज्यों में हिंदी के पाठकों तक भेजा जाता था
जिसमें काफी खर्च आता था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार से डाक की लागत को कम करने का अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इस तरह की कई अड़चनों के चलते 1827 में करीब 18 महीने के बाद ही उदंत मार्तंड को बंद करना पड़ा। हालांकि इसकी गूंज इन 18 महीनों के बाद दशकों तक सुनाई पड़ी। उदंत मार्तंड के साथ ही हिंदी पत्रकारिता की नींव पड़ी और देश में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मंच तैयार हुआ। बाकी भाषाओं की तरह हिंदी में भी पत्रकारिता समाज को सूचनाओं, विचारों और जागरूकता से जोड़ने का शक्तिशाली माध्यम बनी, जिसने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान पत्रकारिता के माध्यमों में भी नई तकनीकों के साथ खूब बदलाव हुए। वहीं आजादी के बाद भी हिंदी पत्रकारिता ने लोकतांत्रिक मूल्यों के अलावा समय समय पर सामाजिक कुरीतियों जैसे जातिवाद, लैंगिक असमानता और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। प्रिंट के बाद पहले रेडियो और फिर टीवी के चलते पत्रकारिता में बड़े बदलाव आए। अब तेजी से फैली डिजिटल दुनिया में हिंदी पत्रकारिता दुनिया के लगभग हर कोने तक अपनी पहुंच बना चुकी है। इस 200 साल के सफ़र में हिंदी पत्रकारिता न केवल समाज में व्यापक बदलाव की साक्षी बनी, पर साथ ही उसने अनेक मौक़ों पर अपनी ज़रूरी भूमिका भी निभाई। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं पंकज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।